ठीक है, तो देखिए अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था यूप्लैडी क्या होती है, एन्यूप्लैडी क्या होती है? नो सर। नहीं बताया था। कौन बोल रहा है? ठीक है, जीशान के अलावा और कोई बताओ। जीशान तुम तो हर बात में नो ही बोलोगे भाई। ठीक है, जीशान सही नहीं बोलता। अभी क्या बताते? फेनिल क्या बताते? फिनाइल है। बाकी लोग किधर गए भाई? देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो मैं आपको बता ही चुका था, है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को बस इतना जान लीजिए कि हम दो कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। थैलेसेमिया एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, थैलेसेमिया क्या होता है कि देखो, इसमें ब्लड की, चलो ठीक है रेयान बता देता हूं मैं। इसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और इन जनरल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने के पीछे रीजन क्या होता है मैंने आपको बता, चलो मैं थैलेसेमिया ही पहले बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह की चैन पाई जाती हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा, है ना। तो मैंने आपको यह बताया था कि जो बीटा ग्लोबुलिन चैन है किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में दो चैन पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा। तो मैंने आपको बताया था जो बीटा चैन होती है इसके छठवें अमीनो एसिड में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। जब अल्फा में डिफेक्ट आ जाता है तो अल्फा में डिफेक्ट आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिकल सेल नहीं होता, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, जिससे बंदे के शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। इस डिजीज को हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया उतनी डेट्रीमेंटल नहीं है जितनी कि आपकी सिकल सेल एनीमिया होती है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसमें शेप जो सेल का होता है वो नहीं चेंज होता है, बल्कि ऑलरेडी ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। समझ आया? थैलेसीमिया एनीमिया से मिलता जुलता है, इसके लक्षण जो है वो एनीमिया से मिलते जुलते हैं। इसमें थकान आएगा, नौजिया आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है आदमी थक जाएगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा। एनर्जी प्रोडक्शन कम क्यों होगा? क्योंकि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है वो गिर जाती है। समझ आया रेयान? ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा था ये वाला पार्ट, कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है एन्यूप्लॉइडी, है ना। इसमें होता क्या है एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी एक्चुअली? एडिशन और डिलीशन ऑफ, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम। तो अभी क्या है, इनमें से कोई भी क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाएगा एक एक्स्ट्रा या कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम का सेट होता है, तो 23 इंटू 2, है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 2n। ठीक है, तो डिप्लॉयड मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम। इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया, 45 हो गए। ठीक है, 2n माइनस 2, इसमें दो क्रोमोसोम कम हो गए, तो कितने हो गए, 44 हो गए। या फिर इसी में ऐड हो जाना, तो 2n प्लस 1 हो गया। ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ गया कहीं पे, मतलब टोटल क्रोमोसोम 47 हो गए। 2n प्लस 2 हो गया, मतलब टोटल क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में थे 46 थे, 48 हो गए, है ना। अब देखो, इनको भी हम दो पार्ट में, एक में घट रहे हैं और एक में बढ़ रहे हैं। जिसमें क्रोमोसोम घट होते हैं, घट जाते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? चलो इधर इधर लिखता हूं, इस तरफ लिख देता हूं। तो जहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्रोमोसोम घट रहे हैं और यहां क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। तो जहां जब क्रोमोसोम घटेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। अब देखिए यहां पर क्या है कि 2n-1 है ना। तो यहां पर क्या है कि जब 2n-1 होगा तो इसमें से एक क्रोमोसोम यहां पे कम हो रहा है ना। तो एक क्रोमोसोम, जैसे फॉर एग्जांपल कि 23 क्रोमोसोम का सेट है, तो ये पहला वाला सेट है, ये दूसरा वाला सेट है, ये तीसरा वाला सेट है, इसे 3 सेट है। अब यहां पर क्या है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब एक सेट में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया। तो यहां पर कितना क्रोमोसोम बचा? एक ही क्रोमोसोम बचा। ठीक है, इस ऊपर वाले पहले नंबर वाले क्रोमोसोम के सेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बचा। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, अब क्या है, यहां से दूसरा क्रोमोसोम भी गायब हो गया, मतलब 2n-2 में एक पूरा का पूरा सेट उड़ गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? नलीसोमी। क्यों? नल माने क्या होता है? जीरो। पहले वाले सेट में कितने क्रोमोसोम? 2 होने चाहिए थे और कितने हो गए? 0। तो इसको हम बोलेंगे नलीसोमी। ठीक है, यहां पे 2 क्रोमोसोम थे, 2 का सेट था, एक क्रोमोसोम और जुड़ गया, तो कितने हो गए? ये पहले वाले सेट में 3 क्रोमोसोम हो जाए, तो हम बोलेंगे ट्राइसोमी। इसमें एक और जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। समझ आया भाई? क्लियर है? सर एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाले में से नहीं हो सकता? अगर ऐसा हुआ तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी एट 2 प्लेसेस। बिल्कुल सही बात है। अगर ऊपर वाले में एक हो गया, यहां पे भी हो गया, अरे 10 जगह जी, ऐसा हो गया, तो हम बोलेंगे ट्राइसोमी, 10 जगह पे ट्राइसोमी हुई है, इसको हम ट्राइसोमी ही बोलेंगे। मतलब यहां ऐसा भी हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 4 क्रोमोसोम आ गए, तो हम बोलेंगे पहले वाले सेट में फर्स्ट सेट में टेट्रासोमी हो गया, सेकंड सेट में ट्राइसोमी हुई, ये बोलेंगे। मतलब सर ऐसा हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जी, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा ओके। हो सकता है। मतलब ह्यूमन में नहीं हो सकता तो किसी में तो हो सकता है ना। मतलब अदर एनिमल में हो सकता, ह्यूमन हाँ, किसी में किसी भी? भी, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एनिमल्स की और प्लांट दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो किसी न ओके। किसी में तो हो ही सकता है ना। तो इस अभी समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्या है कि दूसरा हम बोलते हैं, ये तो हो गई एन्यूप्लॉइडी, है ना। इस प्रोसेस को जहां पर किसी सेट से क्रोमोसोम निकल जा रहा है ना, कम हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एडिशन और डिलीशन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, है ना। दूसरा होता है यूप्लॉइडी। ठीक है, अब यूप्लॉइडी क्या होता है? यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट बढ़ जाना, ठीक है ना। जैसे कि हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, तो सपोज दैट हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? बोलिए भाई। अरे 23। 23 का सेट है ना, 23 का सेट है, टोटल 46 क्रोमोसोम है कि नहीं यस है? सर। ठीक यस। है, अब हमारे अंदर पूरा क्रोमोसोम का एक सेट बढ़ जाए, है ना, कंप्लीट सेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, न्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी में देखो, यहां पर कंप्लीट सेट बढ़ने का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल 23, 23, तो कितना है? हमारे पास 2 सेट है, 2n है। अब हमारे अंदर एक 23 का सेट और जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट बढ़ गया, मतलब हमारे अंदर इस तरह से एक सेट था, 23 ये थे प्लस 23 ये थे, सब में एक एक ऐड हो गया। ठीक है, तो सब में एक एक ऐड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे यूप्लॉइडी बोलेंगे। समझ आया?
वो यस सर। पहले हम लोग क्या थे, हम क्या थे, ये डिप्लॉयड थे, अब क्या हो गया, एक सेट बढ़ गया, ट्रिप्लॉयड। ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं, ये प्लांट में होता है, ठीक है। यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट बढ़ जाता है, और एन्यूप्लॉइडी में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम बढ़ सकता है या घट सकता है। बोलो कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई। नो सर, नो सर। ठीक है, ग्रेट। तो नोट कर लिया ना, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। ऐसे अगर 4n हो गया तो हम उसको टेट्राप्लॉइड ही बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड। सर मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं? यार देखो, प्लांट में तो बहुत सारे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ लो, जो हमारा वीट होता है ना, वीट जो हमने आर्टिफिशियल बनाया है, वो यस हेक्साप्लॉइड सर। है। कुछ है सेट उसमें हेक्साप्लॉइड। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्लॉइडी है ना, वो पाई जाती है इसमें टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट में, एक टेरिडोफाइट में 1536 सेट है क्रोमोसोम के, 1536 सेट टेरिडोफाइट्स में। नोट कर दिया? आगे चला जाए, डिजीज स्टार्ट किया जाए। यस सर। वेट सर। ठीक है भाई, जल्दी करो। डन? यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तो पहला हमारा जो डिजीज दिया हुआ है, सबसे पहली डिजीज है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, दैट इज डाउन सिंड्रोम। आप देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, DOWN, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ही हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं मंगोलियन आइडोसी। मंगोलियन आइडियोसी, या इसी को बोला जाता है मंगोलिनिज्म। मंगोलिज्म, मंगोलिज्म। कोई बता सकता है क्या क्या होती है? अब पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होती क्यों है। ये होता क्या, बताओ बताओ। अब देखो यहां पर क्या होता है कि टोटल क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 46 है ना। तो यहां पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं, 45 क्रोमोसोम प्लस XY। अब इसका क्या मतलब हुआ, XY तो चलो ये मेल होगा, लेकिन 45 क्रोमोसोम मतलब एक ऑटोसोम बढ़ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या है एक तरह से जो हमने अभी पढ़ा, क्या है, ट्राइसोमी है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो यहां पर ट्राइसोमी होती है। आप देखो ट्राइसोमी कहां पे होती है। अब टोटल हमारे पास 23 सेट है, 23 सेट है। इन 23 सेट में कहां पर किस जगह पे ट्राइसोमी होती है, तो ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। तो हमारे टोटल जितने क्रोमोसोम है उसमें जो 21वां क्रोमोसोम है उसमें जाकर के एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया है, तो हम कहेंगे 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। अब होता क्या है इसकी वजह से, जो बच्चा होता है, इसको मंगोलिज्म कहते क्यों है, मंगोलियन लोगों का जो दिखने का उनका फीचर्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उनके वोट बाहर थोड़े से निग्रो की तरह निकले हुए होते हैं, है ना। नाक थोड़ी सी चिपटी होती है, फोर हेड जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये जो बंदा होगा ये डिजीज होगा, और ये मंगोल लोगों की तरह दिखाई देगा, इसीलिए इसको मंगोलिनिज्म या मंगोलियन आइडोसी कहते हैं।
अब इसमें होता क्या है, इस क्रोमोसोम के बढ़ जाने की वजह से बच्चे का फेस राउंड दिखाई देता है, फोरहेड माथा थोड़ा चौड़ा होता है, मंगोलों की जैसे दिखने लगता है, और इसकी जो नाक होती है थोड़ी सी चिपटी टाइप की होगी, है ना, और मुंह परमानेंटली खुला ही रहेगा, परमानेंटली मुंह खुला रहेगा, होंठ थोड़ा बाहर की तरफ लिपटे हुए होंगे, है ना, और फिंगर्स थोड़ी सी छोटी छोटी होंगी, है ना, और इसकी जो इंटेलिजेंसिया होगी नॉर्मल बच्चे से कम होगी। ये इस बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसको डाउन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1886। तो इसको सॉरी 1866 में एक साइंटिस्ट थे लॉकडाउन डाउन, है ना, तो उनका नाम था लैंगडॉन, LANGDON, लैंगडॉन डाउन। ठीक है, तो लैंगडॉन डाउन ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। अब होता क्या है इसमें, नोट करेंगे। इन दिस डिजीज the characteristic is round face, broad forehead, Mongolian type look, है ना, permanently open mouth, yeah. Projecting lower lip, नीचे वाला जो होंठ होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, है ना, शॉर्ट नेक, गर्दन छोटी होगी, शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड उसके फ्लैट होंगे, एंड the person will have little intelligence, heart and other organ will have deformities, मतलब दूसरे भी ऑर्गन इसके खराब हो सकते हैं। नोट करेंगे, नोट नीचे एक नोट डालेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नोट, the woman above 40 years of age, above 40-year age are more likely to produce children having Down syndrome। 40 साल से more likely to produce children having Down syndrome। तो 40 साल से ऊपर की महिलाएं अगर वो मदर बनती हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम होने की, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। दूसरा है सर, हाँ सर आपने बोला कि मंगोलिज्म की तरह दिखते हैं जो मंगोलिज्म लोग होते हैं, तो सर मंगोल में ज्यादातर डाउन सिंड्रोम से इफेक्ट लोग रहते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो अयान, ह्यूमंस की बहुत सारी रेसें हैं। तो जैसे सबसे पहले आते हैं निग्रोइड्स, तो निग्रोइड्स जिनको आप निग्रो कहते हो वो निग्रो की तरह दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मंगोलाइड,
तो ये इनका जेनेटिकल आउटफिट है, ये तो जेनेटिकली नेचुरली इस तरह के दिखाई देते हैं, ऐसा है, समझे। आप देखो जैसे हम आप इंडियन है ना, और हम में आप में से कोई ऐसा बच्चा हो, हर बच्चा हमारे आप जैसे ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। देयर मेड बी कि डिफरेंस हमारी आपकी हाइट में डिफरेंस हो सकता है, हमारी आपकी हेल्थ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारी आपकी नाक एक ही जैसी दिखाई देगी ऑलमोस्ट, ठीक है। हम चाइनीज की तरह हमें से कोई नहीं दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर आपको कोई बच्चा मतलब नीग्रो की तरह दिखाई देता है, इसका मतलब कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, ये है। तो मंगोलियों को तो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं, उनको डिजीज नहीं होती, ठीक है। उनकी रेस हमसे आपसे अलग है। नेक्स्ट, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, अब देखिए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, अब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। इस वाले सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, कहां पर होती है, सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज ट्राइसोमी विद सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां पे सेक्स क्रोमोसोम तो दो ही होनी चाहिए, या तो XX होना चाहिए XY, यहां पे 3 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब देखो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या जीनोटाइप होता है, इसमें जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप होगा XXY, ठीक है, ये जीनोटाइप होगा। अब यहां पर भी देखो टोटल कितने क्रोमोसोम गए, 47। लेकिन देखो वहां पर क्या था पहले वाले में, है ना, फर्स्ट वाले क्रोमोसोम में, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ये 47 कैसे हुआ, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, वहां पे ऑटोसोम बढ़े थे। ये डिफरेंस है दोनों की ट्राइसोमी में, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में, है ना। अब देखो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया कि XXY हो गया, तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए। मतलब ये ट्राइसोमी है, तो ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, 2n+1, ठीक है। और कहां पे ट्राइसोमी हुई, सेक्स क्रोमोसोम में, मतलब लास्ट वाले क्रोमोसोम में, ठीक है, 23rd पेयर में यहां पे हुई। अब ये बंदा X यहाँ पे Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये होगा कौन, ये स्टेराइल मेल होगा, स्टेराइल मेल ये होगा तो आदमी, लेकिन ये स्टेराइल होगा, ये फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। स्टेराइल मेल विद स्मॉल टेस्टिस, टेस्टिस का साइज नॉर्मल से छोटा होगा, यूजुअली लॉन्ग लेग्स, ना, पैर इसके लंबे होंगे, ठीक है। ओबेसिटी, मोटा होगा, एंड मेनी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है। इवन लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, जो कि फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने 11th में आप लोगों को पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को, अगर मेल में, ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे याद है मैंने ही पढ़ाया था, मेल में अगर ब्रीस्ट का डेवलपमेंट हो जाए इसको क्या बोलते हैं, रेयान, आयशा, एंडोक्राइन सिस्टम, याद आया, अच्छा। गायनेकोमास्टिया क्या था, आप बताओ, याद आया, गायनेकोमास्टिया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने से, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट इन मेल कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, नोट कर लो यहाँ ब्रैकेट में, गायनेकोमास्टिया, ठीक है।
क्योंकि 11th में गायनेकोमास्टिया दिया हुआ था, यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जब आपसे नीट पे पूछा जाएगा तो वो क्यूमुलेटिव क्वेश्चन होगा, है ना? ठीक है, रिवीजन करते रहो भाई, 11th वाला भी आपको तो दोनों पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, नीट के एग्जाम में तो दोनों आएंगे। ठीक है, नोट करेंगे। द पर्सन विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंसिया, द पर्सन विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंसिया। So we have भाई मैंने लिखना बंद किया, तुमने तुरंत पूछ लिया, सुना करो ध्यान से यार, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं बोर्ड में भाई। द पर्सन विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंसिया, नॉर्मल इंटेलिजेंसिया, द पर्सन विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंसिया। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नोट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम occurs about once in 2000 live birth, occur once in 2000 live birth। क्लियर है? नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। हाँ, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट, टर्नर syndrome। Turner syndrome is caused by X0 genotype। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, है ना? तो ये क्या हो गया? दैट इज टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? टोटल 45 क्रोमोसोम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम इसमें कम हो जाएगा, 2n-1 हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज मोनोसोमी, है ना? तो इसको मोनोसोमी बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे है? ठीक है, अब ये नॉर्मल एग का फर्टिलाइजेशन, है ना, नॉर्मल एक्स स्पर्म से हो जाएगा। नॉर्मल एक्स स्पर्म, एक्स स्पर्म का मतलब हुआ कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है जिस स्पर्म से। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये जो इंडिविजुअल बनेगा दिस विल बी स्टेराइल फीमेल, ये स्टेराइल फीमेल होगी, है ना? और क्या खास बात होगी? नोट करेंगे, इट विल हैव underdeveloped, it will have underdeveloped breast, reduced ovaries, small uterus, comma, loose skin at neck, full stop। she may not menstruate, मतलब हो सकता है इस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ना चले। she may not menstruate or not ovulate, हो सकता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले या एग ही ना रिलीज हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है।
प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1% आउट ऑफ 5000 बर्थ। 5000 पैदा हुए बच्चियों में एक बच्ची के टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। हो गया भाई? क्लियर है? So this was all about what? मेंडेलियन जेनेटिक्स। किसी को कोई डाउट हो बताइए, या हमारा मेंडेलियन जेनेटिक कंप्लीट हो गई। एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लियोट्रॉपिक, ठीक है, राइट। चलो हाँ, अच्छा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फोर पॉइंट दोबारा, ठीक है, 4 पॉइंट दोबारा, चौथा पॉइंट कौन सा, ये वाला अयान? एबनॉर्मल एग विद नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, ये वाला? ये वाला ना, एबनॉर्मल एग विथ, ओके ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखो, एक एग है, लेकिन एग के अंदर जो होना क्या चाहिए, ठीक है, अब एग के अंदर होना क्या चाहिए? 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, है ना? 23 में 22 प्लस एक्स होना चाहिए, है ना? और स्पर्म में क्या होने चाहिए? 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, स्पर्म में 23 प्लस एक्स होने चाहिए। अब हुआ यूं कि जो एग है इसमें ये एक्स गायब है, ठीक है, इसमें सिर्फ ये 22 क्रोमोसोम है। दूसरे वाले में, सॉरी 23 22, दूसरे वाले में 22 प्लस एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 22 प्लस 22, है ना, 44, और प्लस एक्स 0, एक और होना चाहिए, लेकिन वो एक्स गायब है। तो ये जो एक्स गायब हो जाएगा, इसकी वजह से फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ पाएंगे। तो हमने क्या बोला, ये एग कौन था? ये तो एबनॉर्मल था, इसमें ऑटोसोम सब थे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नहीं था। क्लियर है आयन? समझ आया भाई? रेयान, आयान, ठीक है ना? सो दैट इज द सिचुएशन, राइट? और बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो? हाँ, अब रेयान ने मेरे से पूछा, क्या पूछा, मैं रेयान ने पूछा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉफी। देखो प्लियोट्रॉफी क्या होती है, देखो रेयान, when one gene, it represent many characteristics. This is called pleiotrophy. जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ए जीन है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 2 3 4 मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, so this is called प्लियोट्रॉफी। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है बताया था मैंने? मल्टीपल एलेलिज्म। जब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करें, तो उसको मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। वो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप वाला, उसका एग्जांपल याद आया? रेयान, क्लियर है? ओके, और बताइए किसी को डाउट? ये दोनों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है ना, जिसके बारे में हम समझना चाहेंगे अब। तो नेक्स्ट चैप्टर करिए। ठीक है भाई, ये लीजिए, ये
दिया हुआ द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डन हो गया भाई, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, वेट, give me 1 second and let me check the diagram, is it available or not. It's available. ये नहीं होगा। डीएनए का मॉलिक्यूल। चलो भाई लोगों, आप समझिए बात को। तो आप लोग हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। डायग्राम दिखा? ठीक, So new chapter है sir. हाँ बिल्कुल न्यू चैप्टर है। Okay. आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। काफी हद तक आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल वाले में, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। रेयान याद है ना, पढ़ा था नाम लोगों ने? याद आया कि नहीं आया? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। अब देखो ये डीएनए बना किन चीजों से होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। जो लोग लास्ट टाइम नहीं पढ़े, ठीक है ना, जहां सर ने पढ़ाया होगा उन्हें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बायोमोलिक्यूल। तो देखो क्या है कि डीएनए वैसे एक्चुअली चलो पहले मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बताता हूं। डीएनए इस तरह से दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ये दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, वन एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रैंड। डीएनए में दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज, तो हम ये कहते हैं डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, इन्हीं को, इसी स्ट्रैंड को हम लोग डीएनए की क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए। क्यों भाई? इसी के दम पे डीएनए टिका हुआ है तो इसको हम बैकबोन ही बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो बनी किस चीज से होती है? ये दो चीज से मिलकर बनी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट। आप देख पा रहे होंगे ये शुगर है और ये फॉस्फेट। तो डीएनए बहुत ध्यान से समझिएगा। रेयान, जिशान ध्यान से समझना, बाद में भी बोलना सर पूरा दोबारा समझा दो, समझते जाओ बिल्कुल ध्यान से। तो डीएनए की जो बैकबोन है वो दो चीज से मिलकर बनी है, शुगर प्लस फॉस्फेट। तो ये डीएनए की बैकबोन है, ये शुगर ये फॉस्फेट, ये शुगर ये फॉस्फेट, ये शुगर ये फॉस्फेट, इधर भी यही है। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड दो चीज से मिलकर बने, शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर में कौन सी शुगर है? शुगर में जो शुगर है वो शुगर है पेंटोज शुगर, और फॉस्फेट तो फॉस्फेट ही होता है। तो ये रही हमारी पेंटोज शुगर। आप देखिए इसमें 5 आर्म से 5 कार्बन से बनी हुई, इसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो डीएनए जो बना होता है, इसकी जो बैकबोन होनी होती है, जो स्टैंड बने होते हैं, वो पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अब भाई एक डीएनए कितना बड़ा होता है? तो एक डीएनए में, है ना, एक डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 पेयर हैं। ये क्या चीज है? इनको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस, और दोनों पेयर में मौजूद हैं तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर।
तो एक डीएनए में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आप देख पा रहे हैं, एक ये नाइट्रोजन बेस पेयर है। हर डीएनए में है ना पेयर में पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर में पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना। तो इनको नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, प्लस साथ पे मैं ये लिख देता हूं, इट हैव 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है। एक और बात, अब देखो इसका मतलब डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है ना। डीएनए 3 चीजों से, वो 3 चीजों से कौन कौन से? तो सबसे पहले डीएनए बना हुआ है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है ना भाई? हर नाइट्रोजन बेस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर। ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और इधर भी ये क्या है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसको भी क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। दोनों पेयर में हो गई। इन न्यूक्लियोटाइड बेस जो पेयर हैं, ठीक है ना, तो एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड चार्ज पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं 10। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड पेयर आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है? डाउट हो बताइए। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आपस में किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। एक और बात, ऊपर वाला जो पेंटोज शुगर है, नीचे वाले पेंटोज शुगर से एक फॉस्फेट से जुड़ा है, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलेंगे? दोनों शुगर के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए, ठीक है, राइट। फिर क्या है? सर फॉस्फेट को मिलाकर, हाँ, तो फॉस्फेट को मिला करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये भी तो शुगर से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सब चीजें हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट ईयर। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक शुगर दूसरे शुगर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो डीएनए में 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि बैकबोन में पाए जाते हैं या स्ट्रैंड में पाए जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में पाए जाते हैं। समझ आया भाई? Yes, sir. तो आपको ये नोट करना पड़ेगा जो मैंने बात आपको बताई, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आप ये इतने सारे वो मत बनाइए, सिर्फ ये पेंटागोनल पेंटोज बना लो, 2 बना लो पेंटागोनल पेंटोज, इनके बीच में ये बॉन्ड बना लो। चाहे आप इसका ऑब्वियसली जिशान डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है स्कूल में भी।
ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाइड करके बना सकते हैं, एज इट इज उतारने की जरूरत नहीं है। ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाओ, ये पेंटागोनल रिंग बनाओ, पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग के बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड दिखाओ, इधर एक पेंटागोनल, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, दूसरा नाइट्रोजन बेस दिखाओ, ठीक है। चलो मैं एक एक करके बताता हूं, पहले आप इतना नोट करो। सर पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? थोड़ा तेज बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोलो। हाँ पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा सर? ये देखो ना, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट PO4 नहीं, में। दो पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना रहा है, ये ईस्टर बॉन्ड है ना, ईस्टर बॉन्ड, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाई ईस्टर बॉन्ड। डाई ईस्टर बॉन्ड, एक ये ईस्टर बॉन्ड हो गया है ना, और एक ये ईस्टर बॉन्ड हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट बना रहा है, डाई ईस्टर बॉन्ड मतलब दो ईस्टर बॉन्ड है ना। ठीक है, सिंगल काउंट नहीं होता सर, ये डबल काउंट होगा। दो बॉन्ड बनते हैं ना, एक ऊपर बनता है ईस्टर बॉन्ड, जी, एक नीचे, तो हम इसीलिए डाई ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ओके सर। अभी मैं बता देता हूं, आप इसको नोट करोगे ना, तो बता देता हूं कि ईस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर बनाना, मैंने जो दोनों मैंने एक जो बना के बताया और ये दूसरा वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम लोग, मैं तो बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, और जगह करो और आराम से बना लिया करो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और तब तक आप देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो अभी कुछ भी कहीं पे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेयान, राइट, बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसा समझ में आ गया दोनों, ऐसा रक्षा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। पॉइंट वाला देखना है, जिशान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, पॉइंट वाला देखना है, कौन सा? साइड जो लिखा हुआ है, साइड में जो लिखा हुआ है ये देखो ना, दिख रहा है? हाँ ठीक है।
डन भाई, हो गया, आगे चला जाए, मूव किया जाए आगे। ठीक है, ग्रेट। अब Yes, देखिए, sir. मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, डायग्राम हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो, ग्रेट, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और चीज, तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको ये जिसमें जिसने 11th पे ध्यान नहीं 11th पे ध्यान नहीं दिया होगा वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको वही कोरिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते कैसे हैं, है ना। तो अब मैंने आपसे बताया कि डीएनए बना होता है पेंटोज शुगर से। सो व्हाट इज पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर क्या होती है? 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है ना, पेंटोज शुगर, है ना। तो 5 कार्बन से मिलकर के पेंटोज शुगर आपकी बनती है। और 5 कार्बन कैसे होते हैं? ऐसे। ये आपकी पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, तो भाई फिर पेंटोज कहां से हो गई, है ना। ऐसे हम काउंट करते हैं। तो पहला कार्बन यहां पे होगा, दूसरा कार्बन यहां पे होगा, तीसरा कार्बन यहां पे होगा, चौथा कार्बन पे यहां पे होगा, और 5वां कार्बन एक्चुअली यहां पे होता है। इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, है ना। तो अब क्या होता है पेंटोज शुगर में, ये जो ऊपर वाला एंड होता है ये 5वां कार्बन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 प्राइम एंड, ऐसे 5 के ऊपर डैश लगाते हैं और इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5 प्राइम एंड, मतलब 5वें कार्बन वाला एंड। नीचे की तरफ ये 3rd कार्बन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3, तो हम क्या लिखते हैं 3 प्राइम एंड, तो नीचे की तरफ 3 प्राइम एंड होता है। ये हमारी पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है, दिस इज पेंटोज शुगर। तो हमेशा क्या होता है डीएनए में, एक पेंटोज शुगर अगर इस डायरेक्शन में मतलब 3 to 5 है, तो दूसरी तरफ शुगर उल्टी होगी, है ना। चलिए वो बातें बाद में समझेंगे, ठीक। दूसरा क्या होता है, तो डीएनए 2-3 चीजों से मिलकर बना है। पहला क्या, पेंटोज शुगर, ठीक है, और पेंटोज शुगर का मैंने आपको डायग्राम बता दी, या आप बनाते रहेंगे डायग्राम साथ में, है ना। दूसरा मैंने आपसे बताया कि दूसरा डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट का सिंपल मतलब होता है PO4, है ना। तो दैट इज H3PO4 होता है, H3PO4। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, OH, 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 ठीक है। अब देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते कैसे हैं। ये ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन, 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 नीचे हाइड्रोक्सिल, इधर नीचे हाइड्रोक्सिल, और इधर भी हाइड्रोजन, और यहां पर क्या होता है CH2OH, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब आप देख पा रहे होंगे इस वाला 3rd कार्बन ग्रुप का OH, ठीक है, और यहां पर भी मैंने क्या बताया CH2OH, है ना। तो यहां पर भी CH2OH है। अब क्या होता है कि यहां पर जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो इससे वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, ये ऊपर वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और नीचे वाला हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहां से एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए ऊपर वाले के बीच में एक ऑक्सीजन से के साथ में बॉन्ड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक ऊपर ईस्टर बॉन्ड बन गया, नीचे भी क्या हुआ, CH2OH था, है ना। तो नीचे वाला भी क्या हुआ, नीचे वाले में भी यहां से CH2 के साथ जो OH था वो OH, और ऊपर से एक हाइड्रोजन लेकर के यहां से भी एक H2O निकलता है। तो जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, और ऊपर और नीचे वाली शुगर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब बनता है तो ऊपर वाली पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन पार्टिसिपेट करता है और नीचे वाली शुगर का 5 कार्बन पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का रिएक्शन होता है। अब यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसी को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं।
समझ आया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भाई समझ में आ गया? ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी से इसको बना डालिए। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या बनाना है, कहां तक बनाना है। सर एक बार और बता दो। ये सिर्फ ये बना लेना, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सर सर एक बार और बता दो, क्या क्या? एक बार और बता दो सर और। अच्छा, एक बार और बता, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं इधर बताता हूँ। इसका OH है ना, और ये जो फॉस्फेट है इसका OH, इन दोनों के OH में क्या हुआ कि ये OH और ये निकल गया। देखो निकल गया ना, तो इस वाले और इसके बीच में फॉस्फेट और इसके बीच में क्या बचा? ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे ही क्या हुआ, ये तो चलो ऑक्सीजन, यहाँ पे OH है। नीचे वाले में भी क्या हुआ कि इसके पास OH था, है ना, इस कलर से बनाता हूं, OH। नीचे वाले में भी कहा था, यहाँ पे OH था, है ना। अब इसके भी नीचे क्या है? एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में यहाँ पे क्या है? CH2OH। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ कि ऊपर वाले का H और नीचे वाले का हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो एक H2O ये निकल गया, है ना, और दूसरा H2O ये निकल गया। जब H2O निकल गया तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, ठीक है, और दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। तो ऊपर वाले का थर्ड कार्बन, नीचे वाले का फिफ्थ कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। दोनों के बीच में ऑक्सीजन से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाएगा? ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। और दो ईस्टर बॉन्ड बने तो हम क्या बोलेंगे? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है अयान? समझ आया? यस सर। सर मगर लेफ्ट वाले डायग्राम में तो सर सिर्फ O है, OH नहीं है। हाँ, ये इस वाले की बात करो क्या यहाँ पे? नहीं 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 सर, इधर लेफ्ट। अच्छा, इस वाले में ना, ये हाँ इसमें ये ये यहाँ पे बना लो OH, ये होगा। एक्चुअली इसमें यहाँ पे इसने बॉन्ड पहले ही बना रखा है, ये गड़बड़ किया है। ओके। इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी आप OH बना लो। और पेंटोज का डायग्राम नोट कर लें। दिस पेंटोज शुगर का नाम क्या है? इसको हम लोग राइबोज शुगर कहते हैं, ये भी याद रखना। दिस इज कॉल्ड राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर का नाम क्या है? नाम इसका राइबोज शुगर है। हो गया भाई? डन? हो जाए तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा।
नोट कर लिया, आगे चला जाए, मैसेज कीजिए जल्दी से अगर हो गया हो। डन, ओके ठीक है, हटा दिया जाए डायग्राम। जल्दी मैसेज कीजिए बाकी लोग भी प्लीज। ठीक है डन, चलिए मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना डायग्राम। तो ये हो गया हमारा ये फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड। आप रुकिए, ठीक। अब देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मैं आपको बता देता हूं, लगे हाथ, है ना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा शुगर के बीच में बनते हैं। चलो ये नहीं, ये गड़बड़ है, ये डीएनए वाला नहीं है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पहले चलो नाइट्रोजन बेस बता देता हूँ पहले, नाइट्रोजन बेसिस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडेस्टिक बॉन्ड, डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखिए भाई, नाइट्रोजन बेस कितने तरह के हो सकते हैं, ये देखो। अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस दो तरह के हो सकते हैं, है ना। एक होते हैं पायरामिडिन्स। पायरामिडिन्स वो होते हैं जिनमें हेक्सागोनल सिंगल रिंग पाई जाती है, ठीक है। और प्यूरिन्स वो होते हैं जिनमें डबल रिंग पाई जाती है। डबल रिंग में एक हेक्सागोनल रिंग है, दूसरी पेंटागोनल रिंग है। तो देखो प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं, प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और पायरामिडिन्स में कौन आते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, और यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में। यही डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है, ठीक है। सो नाइट्रोजन बेसिस आर टू टाइप। और हमेशा क्या होता है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ में। जब मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में क्या होता है, हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ में। और ATGC साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बनाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल पाया जाता है किसमें, आरएनए में, थाइमिन की जगह। या यूं कहें डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो यहां पर कॉम्बिनेशन होता है ATGC और यहां पर होता है AUGAC।
और यहाँ पर साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ में। डीएनए और आरएनए में पहला फर्क होता है नाइट्रोजन बेसिस का। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और थाइमिन के प्लेस पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अच्छा, डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो का मतलब होता है कि जो इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी होती है। तो जब मैं बात डीएनए की करता हूं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि यहां भी हाइड्रोजन है, बाकी सब कुछ सेम है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर OH। अब यहां पर क्या होता है, इसमें थर्ड वाला जो ग्रुप होता है, यहां पर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसीलिए आप देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमने बोला क्या, डीऑक्सीराइबोज, मतलब जिसमें राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकल गई हो। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में प्रॉपर पेंटोज शुगर पाई जाती है, जिसमें कि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर वही CH2OH, ठीक है, और यहां भी हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां OH पाया जाएगा और यहां पर H और यहां पे OH। फर्क क्या है कि फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आप देखिए, यहां पर सिर्फ H है और यहां पर OH है। तो ऊपर वाले में एक ऑक्सीजन निकली है इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, नीचे वाले में ऑक्सीजन है इसलिए राइबोज शुगर इसको बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए में ये फर्क होता है। तो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, पायरामिडिन्स। दूसरी टाइप क्या है, प्यूरिन्स। पायरामिडिन में सिंगल रिंग पाई जाती है, हेक्सागोनल रिंग। पायरामिडिन तीन तरह के हो सकते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। और प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। और किसी को डाउट हो तो पूछिए। इसमें यही मेनली समझने वाली चीज है, बाकी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर और ये सभी चीजें जो हमने डिस्कस की, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में 11th में थी भी। डन हो गया भाई।
नोट कर लिया भाई सबने? डन हो गया भाई? ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो ये नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, है ना? और आपको मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के पाए जाते हैं, पेंटोज शुगर कैसी होती है, डीएनए में शुगर कौन सी होती है, कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है ना? और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। तो ये था हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है? और अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बाकी के जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है? तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है? और उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी जेनेटिक मटेरियल, दैट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर थिंग, फिर इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसी होती है वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में जो बाकी के एक्सपेरिमेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया प्रॉपर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, और आपको बाकी चैप्टर इजी है, बाकी चैप्टर में कुछ खास है नहीं है सिर्फ, लेकिन इससे